हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं। कोई नहीं। ओके बेटा। तो वेलकम है आप सभी का हेलिक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बेटा। आज से हम, आप ये लगा लीजिए, जो बेसिक से बेसिक्स होता है नीट के रिगार्डिंग, ठीक है, और स्पेसिफिकली जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। ठीक है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। और सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट कवर नहीं हुआ है। ठीक है। या एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट है, ये रह गया, ये एक्सप्लेन नहीं किया है। कोई सा भी ऐसी चीज़ जहाँ से एनटीए नीट में क्वेश्चन दे सकता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एकदम बेसिक से लेके बेसिक्स टू एडवांस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बेटा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने नीट की जर्नी की। ठीक है। हाँ। तो आज से आपका हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन का हार्ड डे चैलेंज रखोगे ये? देखो, रियलिटी में तो लाइफ लॉन्ग हार्ड डे चैलेंज है ये। ठीक है। क्योंकि अगर नीट कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा। ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज है अपना डे 1। और यहाँ पे, अच्छा, जब बायो में अपन बात करते हैं तो अपन शुरुआत करेंगे 11th क्लास से, टॉपिक से। ठीक है। अगर 11th क्लास की बायोलॉजी अगर आपने देखी है तो कोई बता सकता है मेरे को उसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं? अगर अपन एनसीईआरटी देखें, क्या देखें बेटा? एनसीईआरटी देखें। अगर एनसीईआरटी को देखें बेटा, तो यहाँ पे बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि टोटल 5 यूनिट्स है एनसीईआरटी में। कितनी यूनिट्स है बेटा? 5 यूनिट्स है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली यूनिट क्या है? जो सबसे पहली यूनिट आप देखोगे वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसमें आपके बेसिकली लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ये सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है बेटा। प्लांट किंगडम। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट है अपनी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे बेसिकली अपने 3 चैप्टर है, लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहाँ पे फ्रॉग, कॉकरोच, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस वाली यूनिट में अपने पास सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीजें हैं, ये सारे चैप्टर्स है। ठीक है बेटा। और फिर जो नेक्स्ट यूनिट है अपनी,
नेक्स्ट जो यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले इसमें टोटल 5 चैप्टर्स होते थे, बट अभी कुछ सालों से 2023 से के बाद से यहाँ पे 2 चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ये वाले 2 चैप्टर डिलीट हो गए। अब जो लास्ट यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है। रेस्पिरेशन इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, इसके बाद अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन, देयर एलिमिनेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 6 चैप्टर्स है। पहले इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी होता था, बट अभी के लिए वो चैप्टर डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे एनसीईआरटी में अपन जो बायो में 11th क्लास की बायो में स्टार्ट करेंगे वो ये 5 यूनिट्स कवर करेंगे, और शुरुआत अपन करेंगे सेल वाली यूनिट से, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो बात ये आती है, कई बार कुछ बच्चों में डाउट आता है कि सर सबसे पहले ये वाली यूनिट ही क्यों कर रहे हैं अपन, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो क्या है कि जो बेसिक्स है, जैसे सेल होता क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल है, उन ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, जब तक ये सारी चीज़ नहीं पता करेंगे अपन या इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम डिटेल में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे डाइवर्सिटी में तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख लीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके टर्म्स आएंगे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। आपको अगर माइटोसिस मियोसिस ही नहीं पता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन ही नहीं पता है कि कहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो रहे हैं, कहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फुल है, कहाँ पे डबल होते हैं, कहाँ पे कैसे होता है, कहाँ पे कंटेंट डबल हो रहा है, डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ये सारे टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स कैसे समझेंगे। इसलिए हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। बेसिक में अपन सबसे पहले करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वाली यूनिट, और इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं बेटा। इस यूनिट में भी 3 चैप्टर हैं। अगर अपन देखें यहाँ पे तो इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर हैं। एक तो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहां पे भी हम जो शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे ये वाला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल बेसिक, जो सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ फॉर्म की, जिसके ऊपर पूरा जीवन का आधार टिका हुआ है, जब तक उस यूनिट को नहीं समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके ओके। अगर इस जर्नी में आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो बी फ्रैंक एंड लेट मी नो, ओके। मन में डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अगर मन में डाउट है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कल का वो बैकलॉग बनेगा। और अपना कॉन्सेप्ट, अपना फंडा सिंपल है कि इस जर्नी में, इस नीट की जर्नी में, जो आज हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो डे 1 पे ही आपको लोगों को प्रॉमिस करना है। और ये प्रॉमिस मेरे को मतलब आपको मेरे से या अपने पेरेंट्स से या किसी और से नहीं करना है, ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है कि हम जो भी होगा मन लगा के पढ़ेंगे, और मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको उसी मोमेंट पे क्लियर करेंगे, उसको बैकलॉग नहीं बनने देंगे। क्योंकि अगर एक बार कोई कॉन्सेप्ट बैकलॉग बन जाता है तो देखो, ये बायो है, बायो में क्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आ जाते हैं। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया या बैकलॉग बन गया, तो आपको भविष्य में उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा, वो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, और फिर ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ बैकलॉग्स इंक्रीज होते जाते हैं, और जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस घटा देते हैं।
तो अपने को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। डे वन से मैं फिर से बोल रहा हूँ, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। बैकलॉग नहीं बनने देना है, मेरे साथ चलो, और जैसे जैसे अपन टॉपिक करते चलेंगे साथ साथ उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगानी है अपने को, एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ठीक है बेटा। तो इस जर्नी में हम दोनों साथ में चलेंगे, ओके। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टर्म आता है वो आता है सेल। व्हाट इज सेल? और ये जो चीज है, ये जो डेफिनेशन है, आप ऐसा नहीं कि आप 11th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेल के बारे में आपने सबसे पहले 5th या 6th क्लास में पढ़ा होगा, और तब से आप पढ़ते हुए आ रहे हो इसको। आपके 9th क्लास में भी एक चैप्टर था सेल और उसके ऑर्गेनल्स को लेके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। यू हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स बिफोर, बस हमको उन चीजों को याद रखना है और आगे कुछ नई चीजें और इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो अब तक आज अपन ने पढ़ा है सेल की डेफिनेशन के बारे में, क्या है बेटा? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो यहां पे फंडामेंटल, यहां पे फंडामेंटल का मतलब क्या है बेटा? बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या है बेटा? बेसिक, ठीक है। मतलब जो सेल है वो सबसे इनिशियल या बेसिक या स्मॉलेस्ट जो यूनिट है लाइफ की, वो है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट। इसको आपकी एनसीईआरटी ने एक ऐसे बहुत ही स्टार्टिंग पैराग्राफ में एक बहुत ही सुंदर लाइन दे रखी है, उसमें ऐसा बोल रखा है कि एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप में कंप्लीट सेल नहीं है, वो कभी भी अपने खुद के दम पे जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है बेटा। अगर उसको इंडिपेंडेंटली जिंदा रहना है तो जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, या जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? सेल है, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसकी? लाइफ की, ठीक है। जब ये सारी बातें हो जाती है तो फिर यहां पे अपनी ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या करती है कि कुछ लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करती है। क्या करती है बेटा? लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट। मतलब एक के बाद एक साइंटिस्ट के बारे में बताती है कि किसने सेल को डिस्कवर किया, किसने क्या किया है, ठीक है। अब वही चीज अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, एक नाम है रॉबर्ट हुक। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोई बताएगा मेरे को? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, या he was the person who first discovered the cell. He was the person who first discovered the cell. कौन से साल में डिस्कवर किया था बेटा इन्होंने? 1665 में, ठीक है। अच्छा, इसको अपन और बेटर तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल, ओके।
कौन से साल में किया था इन्होंने? इन्होंने किया था 1665 में, ठीक है। और जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था वो लिविंग था कि डेड था? डेड सेल था। कैसा सेल था बेटा? डेड सेल था, ठीक है। और कहां से आइसोलेट किया था या डिस्कवर्ड कहां से किया था? कौन सा सोर्स था जहां से देखा था इन्होंने, आइडेंटिफाई किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से। कहां से बेटा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था वो कौन सा था, तो आप बोल सकते हो कॉर्क सेल। कौन सा था बेटा? कॉर्क सेल। इस कॉर्क सेल को इन्होंने अपनी किताब में, ठीक है, जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखी थी बेटा, उस बुक में इन्होंने इसको बोला था सेल्यूला। क्या बोला था बेटा? सेल्यूला, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखोगे, ओके। अब ऐसे ही एक और साइंटिस्ट का नाम आता है और उनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। उनका नाम क्या है बेटा? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? एनीवन? कोई बताएगा मेरे को कि इन्होंने क्या किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर्ड he was the first person to discover living cell। देखो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो कॉर्क सेल था, उसको उन्होंने नाम दिया था सेल्यूला। और बट वो कैसा था बेटा? डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल। बट यहां पे अगर अपन देख रहे हैं जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक है, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो कौन सा था? लिविंग सेल था। अच्छा, इसने किसके ऊपर काम किया था? ही वर्कड ऑन, ठीक है, एल्गी, सिंपल एल्गी थी एक, स्पाइरोगैरा, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ठीक है। बेसिकली कुछ किताबें मेंशन करती है कि इन्होंने रेनी वाटर के ऊपर स्टडी करी थी। रेनी वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, ये जो भी पानी में मिलते हैं, इनको इन्होंने स्टडी किया था। फिर वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ठीक है। और कुछ किताबों में मेंशन है कि ही वर्कड ऑन पॉन्ड वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने सबसे पहले वाटर सैंपल एक्वेटिक लाइफ को डिस्कवर किया था जो कि लिविंग है, ठीक है, ओके। इन्होंने जो चीज करी थी, जो स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोप लिया था, वो क्या इन्होंने खुद ने ही डिजाइन किया था बेटा, ठीक है। इनका जो माइक्रोस्कोप था ना, जो ये रिसर्च करते थे, वो इनका खुद का डिजाइन था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में देने वाली है कि जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में ये एंटोन का स्पेलिंग अलग था। यहाँ पे एंटोन के स्पेलिंग पुरानी एनसीईआरटी में ANTON था, ठीक है। बट यहाँ पे अभी नई एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा चेंज किया है। तो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, तो वो एक बार ये सारे चेंजेस देखते हुए चलना, अपनी बुक में भी एडिट कर लेना इसको, मतलब चेंजेस मार्क कर लेना बेटा, ठीक है, ओके। इन्होंने ये सब चीजें कब करी थी? कौन सी ईयर में करी थी? ये करी थी 1674 में। कब किया था बेटा? 1674 में, ठीक है। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है बेटा उनका? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? कोई बताएगा मेरे को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ठीक है। कौन से साल में? 1831 में। देखो सेल की डिस्कवरी के काफी टाइम बाद, अगर एक्चुअल में देखें सेल की डिस्कवरी तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में कर दी थी। कौन से साल में कर दी थी बेटा?
1665 में, बट फिर भी अगर अपन बोले लिविंग सेल तो 1674 में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। बट उसके भी बहुत सालों बाद, काफी ईयर्स के बाद इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो कि था 1831 में, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट की कहानी खत्म हो गई है? नहीं, अभी तो और भी साइंटिस्ट आएंगे बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद जो एनसीईआरटी है वो सीधे आती है 1838 में। कौन से साल में बेटा? 1838 में। इन 1838 एनसीईआरटी बोलती है, इन 1838 एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उनका नाम क्या था? मैथ्यूस शिल्डन। मैथ्यूस शिल्डन, ठीक है। इन्होंने किसके ऊपर काम किया था? वर्कड ऑन प्लांट्स। ऑब्वियसली बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट है तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया? प्लांट्स के ऊपर काम किया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला बेटा? ही टोल्ड दैट plants are made of cells and tissues। इन्होंने क्या बोला कि जो एक प्लांट है, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट है जिसको हम आज देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं, सेल्स या फिर टिश्यूज के बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 1839 में इनके ही फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो भी जर्मन के थे, अच्छा ध्यान देना बेटा, जो पुरानी एनसीईआरटी है उन्होंने यहाँ पे जो ये जूलॉजिस्ट है इसको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है, बट अभी नई एनसीईआरटी में ये अपडेट हो गया है, ये क्या है बेटा? जर्मन जूलॉजिस्ट है, ठीक है। कौन से देश के हैं? जर्मनी के हैं। नाम क्या है इनका? शॉन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ही वर्कड ऑन animals and reported the presence of a thin layer, thin outer layer, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, इसको आपके एनसीईआरटी ने इस तरीके से बोला हुआ है कि जो शॉन थे उन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर काम किया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स के जो सेल है, एनिमल सेल जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, इट हैज एन डीलिमिटिंग लेयर, ठीक है। उन्होंने जो वर्ड यूज किया, उन्होंने वर्ड यूज किया डीलिमिटिंग। मतलब देखो, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर काम किया, बेसिकली एनिमल सेल्स के ऊपर काम किया, और इन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है उनके जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो एक थिन लेयर है, जिसको इन्होंने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। बट क्या ये यहां पे रुक गए? नहीं। लेटर लेटर he worked on प्लांट सेल्स, ठीक है। लेटर इसने और किसके ऊपर काम किया बेटा? प्लांट सेल्स के ऊपर भी काम किया, ठीक है। एंड रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ
सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है बेटा? यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। मतलब कि जो ये सेल वॉल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? प्लांट्स में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा? प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप सब मेरे साथ चल रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो? कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? ठीक है, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है तो जल्दी से मेरे को चैट में बताए। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे बढ़े बेटा। ठीक है, एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से हल्का सा बता देता हूँ, वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि देखो, जब सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने देखा, देखो सेल की अगर डिस्कवरी के ऊपर बात करें, ठीक है, तो सेल की जो डिस्कवरी थी, हु डिस्कवर्ड सेल, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक। कौन सा नाम याद रखना है बेटा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो सैंपल था, वो सैंपल क्या था बेटा? कॉर्क सेल। ठीक है, या थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क था। सैंपल क्या था बेटा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था वो कौन सा सेल था, तो वो था कॉर्क सेल। ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया था? उसको नाम दिया गया था सेल्यूला। इन्होंने अपनी बुक थी, ठीक है, उस बुक में इन्होंने क्या नाम दिया? उसको सेल्यूला दिया। ठीक है, अच्छा, ये लिविंग सेल था कि डेड सेल था? ये था डेड सेल। कैसा सेल था बेटा? डेड सेल। कौन से साल में? 1665 में। कौन से साल में डिस्कवर किया था ये? 1665 में। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बढ़े तो फिर आते हैं कि अगर इन्होंने जो फर्स्ट सेल डिस्कवर था, अगर वो डेड था, तो सबसे पहला लिविंग सेल फिर किसने डिस्कवर किया? ठीक है, सबसे पहला जो लिविंग सेल था वो डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, कौन से ईयर में बेटा? 1674 में। कौन से ईयर में? 1674 में। अच्छा, जैसे वहां पे हमने देखा कि वो जो सैंपल था वो क्या था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थी। तो यहाँ पे एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने कौन से सैंपल्स के ऊपर काम किया? तो इन्होंने सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम नहीं किया था बेटा, इन्होंने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया था, वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो स्टडी में यूज किए थे वो एल्गी भी यूज किया था, एक सिंपल जो एल्गी है, स्पायरोगैरा है। ठीक है, स्पायरोगैरा को भी ऊपर भी स्टडी करी थी, फिर इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर भी करी, इन्होंने ऐसे कुछ प्रोटिस्टा के ऊपर भी करी है। ठीक है, तो ही वर्कड ऑन, और अच्छा ये किस पे किया था? टेरेस्ट्रियल पे, एक्वेटिक पे। इन्होंने इनिशियली जो सबसे पहले जो स्टडी करी थी ये सारी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म पे करी थी। किस पे करी थी बेटा? एक्वेटिक लाइफ फॉर्म पे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और नाम पढ़ते हैं, वो क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी बेटा? न्यूक्लियस की। अच्छा, ये तो पता होगा आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी को न्यूक्लियस का मतलब नहीं पता हो? देखो बेटा, न्यूक्लियस क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसके अंदर क्या होता है? जो मेन कंटेंट है, जो सब बाकी सब चीजों को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन सी ईयर में करी थी बेटा? 1831 में। कौन सी ईयर में? 1831 में। इसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट देखा है वो देखे, दो साइंटिस्ट के नाम देखे हैं कि 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथ्यूस शेल्डन। ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर काम किया? इन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम किया, और उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो सब के सब किसके बने हुए हैं? सेल्स एंड टिश्यूज के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल्स एंड टिश्यूज के। इसके बाद फिर जस्ट एक साल बाद ही 1839 में, ठीक है, 1839 में एक और साइंटिस्ट आए जो कि वापस जर्मनी के ही थे, और जोलॉजिस्ट थे, जर्मन जोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था? थियोडर शॉन। पूरा नाम क्या था? थियोडर शॉन। ठीक है, ओके। इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर काम किया। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला? एक बताया कि जो एनिमल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स में जो थिन आउटर लेयर है उसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही फिर कुछ ये वाला काम करने के बाद इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी काम किया, और इन्होंने बोला कि प्लांट्स में जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है,
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, बट वो क्या है, सेल वॉल है। वो क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है बेटा, यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स है। क्या है, यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या है बेटा, कि सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी, प्लांट्स में मिलेगी, बट एनिमल्स में नहीं मिलेगी। एनिमल्स में नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखना। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये अभी हम फ्यूचर में जो अभी आने वाली क्लासेस या अभी थोड़ा सा जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे जब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक आएगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके डिफरेंसेस देखेंगे। वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल वॉल ही एक डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वो सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है बेटा, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को या एक चैप्टर को हमें कोई टाइम लिमिट है कि 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है या 2 घंटे में कंप्लीट करना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एकदम बेसिक से, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम बेसिक से कवर करेंगे। जहां जहां से नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बीट अ नॉर्मल एमसीक्यू, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, डायग्राम बेस्ड, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नीट में देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, अपने पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि अपन जितने भी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे थ्योरी हो जाएगी उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट इस सब में मेरे को आप लोगों का साथ भी चाहिए। और मेरे को आप लोगों का साथ क्या चाहिए, मेरे को आपका साथ ये चाहिए कि जो जो चीजें हम यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, घर पे जाके आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, रिवाइज करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है। जो आज पढ़ रहे हैं उसको आज ही रिवाइज करना है। कोई भी टॉपिक अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, वरना वो क्या बन जाएगा बेटा, अगर किसी भी टॉपिक में डाउट भी है तो भी क्या बन जाएगा, बैकलॉग बन जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का डाउट कल का बैकलॉग, और जो बैकलॉग है वो ही आपके और आपके सपने के बीच में है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, तो क्या यहाँ पे जो साइंटिस्टों की एक बाढ़ आई, ठीक है, अपन ने अभी तक ना करते हुए 5 साइंटिस्ट के नाम पढ़े हैं बेटा, 5 साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन पढ़े हैं। क्या यहाँ पे ये रुक जाएगा, नहीं, अभी तो एक और आएगा। ठीक है, एक और साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चॉव। कौन से ईयर में बेटा, रुडोल्फ विर्चॉव ने कौन से साल में काम किया, काम तो काफी सालों से कर रहे थे, बट उनका जो 1855, कौन से ईयर से बेटा, 1855 में उन्होंने एक टर्म दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एक टर्म दिया, और टर्म क्या था, पहले टर्म लिख लेते हैं अपन। उन्होंने जो टर्म दिया था वो टर्म था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। देखो अभी तक हमने जो भी साइंटिस्ट पढ़े हैं, अभी तक हमने जो भी साइंटिस्ट पढ़े हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिसर्च करी, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी करी, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी करी, उन्होंने प्रोटिस्टा के ऊपर भी करी, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया के ऊपर भी करी। बट किसी ने ये नहीं बताया था कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अपने आप को ही देख लें कि जब हम पैदा होते हैं तो हम छोटे रहते हैं, ठीक है, अपना साइज एकदम छोटा सा रहता है। पर अगर आज अपने आप को देखें तो हम कितने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मतलब अपनी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हुए हैं ना बेटा। तो ये सारी चीजें हो कैसे रही है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कैसे है, नए सेल्स आ कहाँ से रहे हैं। बेसिकली देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो अगले चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, बट नए सेल्स आ कहाँ से रहे हैं, ये वाली जो बात है ये किन्होंने बताई थी, रुडोल्फ विर्चॉव ने बताई थी। कौन से साल में बेटा, 1855 में। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था न्यू सेल्स arise from
प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला तथास्तु और वो प्रकट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जो नए सेल्स हैं वो कहां से बन रहे हैं, पुराने सेल से ही बन रहे हैं। और उसी के लिए इसने एक टर्म दिया, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड गेव द टर्म कौन सा टर्म दिया बेटा उन्होंने, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप नीट PYQ उठा के देख लेना बेटा, ठीक है। यहां से ये टर्म से कि हु गेव द टर्म ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, किन्होंने दिया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था। किन्होंने दिया था बेटा, रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था। कौन से साल में दिया था, 1855 में दिया था, ठीक है। ओके, जब ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है सेल थ्योरी। अगर कोई पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी थी या हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, ठीक है, तो सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी प्रपोज्ड बाय, देख लो साइंटिस्ट लोग भी प्रपोज कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, है ना। हाँ, तो सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड शॉन। सेल थ्योरी किन्होंने दी थी बेटा, शेल्डन एंड शॉन ने दी थी। और इन्होंने उसमें क्या बोला था, ठीक है, तो क्या इन्होंने जो ये सेल थ्योरी है ये रुडोल्फ विर्चाउ की स्टेटमेंट के बाद दी थी या पहले दी थी? देखो इन्होंने पहले ही दे दी थी। जो सेल थ्योरी है वो शेल्डन एंड शॉन ने अपने रिसर्च के बाद में दे दी थी, ठीक है। और इन्होंने उस थ्योरी में बेसिकली 2 पॉइंट रखे थे। कितने पॉइंट रखे थे बेटा, 2 पॉइंट रखे थे। इन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made of cells and its products। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स और उसके प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, ठीक है बेटा। ओके, इसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट दी, ठीक है, एक्टिविटीज activities of an organism are the sum total activities of its constituent cells। मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब की जो एक्टिविटी है उन सब का एक टोटल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी अपन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, आप लोग सुनने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये मेरे ऑर्गेनिज्म एज ए ऑर्गेनिज्म जो मेरी एक्टिविटी है वो मेरे इस समय मेरी बॉडी के जितने भी जो सेल्स है वो जो भी काम कर रहे हैं उन सब का क्या है, सम टोटल है। आ रही है बात समझ में, ओके। अब इस सेल थ्योरी को ये 2 स्टेटमेंट किन्होंने दी थी, शेल्डन एंड शॉन ने दी थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स किन्होंने दिए थे बेटा, शेल्डन एंड शॉन ने दिए थे ये 2 पॉइंट्स। बट इसके बाद जो रुडोल्फ विर्चाउ ने जो बात बोली, किसने बोली, रुडोल्फ विर्चाउ ने, कौन से साल में, 1855 में। उसके बाद इस सेल थ्योरी को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए हु मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी या हु फाइनली फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में कौन सा साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए बेटा, रुडोल्फ विर्चाउ। किसका नाम आना चाहिए, रुडोल्फ विर्चाउ। और अगर ईयर की बात करें
तो ईयर के लिए आपके दिमाग में कौन सा साल आना चाहिए? 1855। कौन सा? 1855। और उसमें उन्होंने जो तीसरी स्टेटमेंट है जो ऐड की गई इस सेल थ्योरी में, इसको मॉडिफाई किया गया, वो क्या थी? न्यू सेल्स, जो तीसरी स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा? इसको थोड़े अलग रंग से लिख देते ताकि अपन को पता चले कि ये दो जो स्टेटमेंट है ये शेल्डन एंड शॉन ने दी थी, बाकी जो ये तीसरी स्टेटमेंट है जो इसको मॉडिफाई किया गया था सेल थ्योरी को, वो किसने किया था? रुडोल्फ विर्चॉव ने। और क्या दिया था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसने थ्योरी मॉडिफाई करी या फाइनली फॉर्मुलेट किसने की, तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? रुडोल्फ विर्चॉव। ईयर कौन सा? 1855। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। जब इसके बाद हम अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अपने जो सिलेबस है उसमें बता रखा है कि बेसिकली दो टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, फिर इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें टाइप्स ऑफ सेल, तो एक तो प्रोकैरियोट है और दूसरा यूकैरियोट है। ठीक है, अब ऐसे तो प्रोकैरियोट में भी यूनिसेल्युलर भी है एंड मल्टीसेल्युलर भी है, ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी यूनिसेल्युलर भी है एंड बेटा मल्टीसेल्युलर भी है। अब आते हैं दो शब्दों के ऊपर। ठीक है, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। ठीक है, ऐसा कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ताकि जिसकी वजह से हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा कि एक को तो बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को बोल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, अगर डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो इसके न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? न्यूक्लियस से। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस जो आपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में अगर सबसे पहले अगर अपन देखें विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस में देखें तो हम बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसी को जो दूसरी लैंग्वेज में कई बार और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज
प्रेजेंट, इसी को अपन लिख देते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा। अब जब न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर कोई मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है ही नहीं तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेकेड होगा। ठीक है, तो हम यहां पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अगर देखें जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, नेकेड है। कैसा है, नेकेड है। और बेसिकली क्या है, डीएनए ही है। जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए ही है। और अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो है तो डीएनए, ठीक है, बट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, तो अपना जेनेटिक मटेरियल भी कैसा होगा बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। होगा कि नहीं होगा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़े। ओके, यहां पे अगर कोई दूसरा पैरामीटर देखें, न्यूक्लियस हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। अगर अपन देखें वैसे तो कॉमनली अपन बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है, आपके जो सिलिया फ्लैजिला हैं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किस में है, यूकैरियोटिक सेल में है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है। ठीक है बेटा। ओके, अगर नेक्स्ट चीजें देखें प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें सेल वॉल की, किसकी बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी हुई होती है, कोई बताएगा मेरे को, नॉन सेल्यूलोजिक होती है। पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन इनकी बनी रहती है। बेसिकली नैग और नैम के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, नैग नैम पॉलीमर, ठीक है, उसकी बनी होती है। बेसिकली जो है उनका स्पेसिफिक नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। इनको म्यूरिन भी बोल देते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, मॉडिफाइड ग्लूकोज होता है वो है, और साथ में प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए पेप्टाइड वाला वर्ड आता है। ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें यूकैरियोटिक सेल में, अगर सेल वॉल की बात करें तो एनिमल्स में तो सेल वॉल क्या होती है बेटा, एनिमल्स, इन एनिमल्स सेल वॉल एब्सेंट। बाकी प्लांट्स में, ठीक है, आपके फंजाई में, इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, पेक्टिन, इन सब चीजों से बनी होती है। फंजाई में काइटिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, काइटिन। ठीक है, काइटिन किसका पॉलीमर है, नैग का पॉलीमर है। ये देख रहे हो, ये दोस्त की याद आ रही है क्या, नाग, नैग, हाँ, किसका पॉलीमर है बेटा, नैग पॉलीमर है। आ रही बात समझ में। ओके, अगर ऐसे ही हम देखें,
नेक्स्ट पैरामीटर अगर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर अपन देखें तो स्ट्रक्चरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर है प्रोकैरियोट्स में भी एंड यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो वही लिपिड बाइलेयर है किसमें, प्रोकैरियोट्स में भी एंड यूकैरियोट्स में भी, इसमें कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें राइबोसोम की बात करें, किसकी बात करें, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम देखें तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम मिलेंगे, इधर लिख देते हैं प्रोकैरियोट, एक सेकेंड, ये क्या है, यूकैरियोट, ओके। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, 70s राइबोसोम्स होंगे। ऐसे ही यूकैरियोट्स में 70s भी होंगे और 80s भी होंगे, दोनों होते हैं। जैसे 80s अगर आप देखोगे तो RER पे देखने को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। 70s कहां पे देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है बेटा, ओके। और जबकि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70s वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें, साइटोस्केलेटन की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं बेटा, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा, ओके। ऐसे ही अगर अपन देखें मोटिलिटी स्ट्रक्चर में अगर अपन देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यूकैरियोट्स में सिलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उनका दोनों का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है, उसमें 3 चीजें, वो अपन डिटेल में देखेंगे जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रोकैरियोट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर के साइड ऐसे फोल्ड किए हुए स्ट्रक्चर्स बनाती है, इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर, कि जैसे लगा लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऐसे अंदर के साइड ऐसे फोल्ड हो रही है, ऐसे इनवेजिनेटेड इनवर्ड फोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको अपन क्रोमेटोफोर्स मीजोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या यूकैरियोट्स में भी मीजोसोम क्रोमेटोफोर्स ही देखने को मिलते हैं, नहीं बेटा, बल्कि यूकैरियोट्स में उनके एनालॉग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नीट PYQ आप देखना, वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोट इज एनालॉगस टू मीजोसोम इन प्रोकैरियोट, ठीक है। आप नीट PYQ देखना, कुछ सालों पहले ना ये क्वेश्चन आया था नीट में कि विच सेल ऑर्गेनल, तो ये आप मेरे को बताओगे, अभी जल्दी से चैट में लिख के बताओ इसका आंसर, विच सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोट इज एनालॉगस टू मीजोसोम इन प्रोकैरियोट्स, हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया, गुड गुड, हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो मीजोसोम करते हैं क्या करते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। बेसिकली मीजोसोम के 5 फंक्शन पढ़ते हैं अपन, कितने फंक्शन बेटा, 5 फंक्शन, कौन कौन से हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स, respiration, secretions, increase of surface area for enzymatic action, ये सारे काम कौन करता है, 5 काम
एक चीज कौन है, मीजोजोम। क्या है भाई, मीजोजोम। प्रोकैरियोट का बाहुबली है ये, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ने देखा तो यहाँ पे हमने आज जो देखा है उसमें बेसिकली इनिशियली जो साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेल्स में, देखा है टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और उनके डिफरेंसेस देखे। ठीक है, अब इसके बाद अपना जो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें किसकी बनी हुई है, किस तरीके से काम करती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले, जाने से पहले मैं आपको फिर से बोलूँगा कि घर पे जाके इसको रिवाइज करो, जो नोट्स अपन ने लिखे हैं बेटा इनको रिवाइज करो, क्लास को रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करने की एक टेक्निक बनाओ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे जो कैंडिडेट डेली रिवाइज करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नीट में कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि आपने लास्ट के कुछ महीनों में मेहनत कर लिया, कुछ दिनों में मेहनत कर लिया और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या है बेटा, कंपटीशन बेस्ड एग्जाम है। कैसा है, कंपटीशन बेस्ड है, तो यहाँ पे तो आपको compete करना पड़ेगा, यहाँ पे कट ऑफ होती है। तो यहाँ पे आपको एक दिन की मेहनत या 2 दिन की मेहनत काम नहीं आएगी, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली रिवाइज करना है, डेली पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तीनों काम, पढ़ाई रिवीजन प्रैक्टिस, पढ़ाई रिवीजन प्रैक्टिस, पढ़ाई रिवीजन प्रैक्टिस। अगर ये 3 काम आप कर रहे हो तो आपके और डॉक्टर बनने के बीच में कोई नहीं आ सकता बेटा। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सब लोग इसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बेझिझक, ठीक है, डू लेट मी नो। मन में डाउट मत रखना, क्योंकि आज का डाउट कल का बैकलॉग, और बैकलॉग अपने को बनने नहीं देना है। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।